उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमें तुम्हें यहाँ जिंदा रखने के लिए लाए हैं? कर्नल स्कॉट ने घुर्रा कर कहा। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जिंदा रहता है। जवान ने भी इसी अंदाज में कहा। ये कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ कर बातें बना रहे हैं। क्यों ना उन्हें अभी और इस वक्त हलाक कर दिया जाए। तुम इमरान को अभी मत बताना कि उन्हें हलाक कर दिया गया है। तुम इसे यही डॉच देना कि ये दोनों जिंदा हैं। कर्नल स्कॉट ने सुर्ख उकाब की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे इमरान के सामने गलत बयानी ना करनी पड़े। उसकी बात गलत नहीं है। वाकई इमरान में ऐसी खूबियां मौजूद हैं कि वो चेहरा देखकर दिल की बात समझ लेता है। ये जिंदा रहेंगे तो हमारे काम आएंगे। इमरान को धोखा देने के लिए हो सकता है कि मुझे इन दोनों को ही चारा बनाना पड़े। बड़ी मछलियों को फंसाने के लिए छोटी मछलियों को चारा बनाया जाता है, सुर्ख उकाब ने कहा। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। बहरहाल ठीक है, अगर तुम उन्हें चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हो तो फिर वाकई ही उन दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। लेकिन मैं उन्हें इस तरह होश में नहीं रख सकता जब तक इमरान नहीं आ जाता। उस वक्त तक मैं इन दोनों को तवील मुद्दत के लिए बेहोश रखूंगा, कर्नल स्कॉट ने कहा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इस तरह तुम इनकी तरफ बेफिक्र भी हो जाओगे, सुर्ख उकाब ने कहा। डीलम, कर्नल स्कॉट ने अपने साथ आए मशीन गन बरदारों में से एक आदमी से मुखातिब होकर कहा। यस चीफ, इस आदमी ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। इन दोनों को SSX इंजेक्शन की डबल डोज दे दो अभी, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, डीलम ने कहा और उसने अपनी मशीन गन अपने साथी को पकड़ा दी और तेज तेज चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। जोसेफ ने अब कुछ करने का फैसला कर लिया था। सुर्ख उकाब और कर्नल स्कॉट की बातें सुनकर वो समझ गया था कि ये दोनों उन्हें जिंदा रखकर इमरान का शिकार करना चाहते हैं और उसे भी धोखे से अगवा करके यहाँ लाना चाहते हैं। ये दुरुस्त था कि वो अभी इन दोनों को हलाक नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर उन्होंने इन दोनों को बेहोश करके इंजेक्शन लगा दिए तो फिर वो बेबस और लाचार होकर रह जाएंगे। ना वो इनसे इमरान को बचा सकेंगे और ना खुद को। जोसेफ ने पहले ही टांग मोड़कर कुर्सी के पिछले पाए पर लगी तारों में अपने बूट की टोप फंसा रखी थी। उसने पांव को जोर से झटका मारा तो पाए पर लगी हुई तारें टूट गई। होना तो ये चाहिए था कि तारें टूटते ही खटाक की आवाज़ों के साथ उसकी कुर्सी के राड्स खुल जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही तारें टूटी उसी लम्हे जोसेफ को एक जोरदार झटका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसकी कुर्सी में तेज करंट दौड़ गया हो। इसके हलक से बेइख्तियार चीख निकल गई। उसने कुर्सी की राड्स ओपन क्लोज करने वाले फंक्शन की तारों की बजाय शायद दूसरी तारें तोड़ दी थी, जिसका नतीजा ये निकला था कि इसकी कुर्सी में तेज करंट आ गया था। वो चंद लम्हे चीखता और तड़पता रहा, फिर साकित हो गया। कॉल बेल की आवाज़ सुनकर लंबा तड़ंगा और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान जो टीवी लाउंज में बैठा एक थ्रिल मूवी देख रहा था बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसकी नज़रें बेइख्तियार दीवार की क्लॉक की तरफ उठ गई जहां रात के 2 बज रहे थे। क्या मतलब, इस वक्त कौन आ गया? इसने हैरत भरे लहजे में कहा। उसने सामने मेज पर पड़ा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाया और टीवी का वॉल्यूम कम करने लगा। फिर उसने रिमोट कंट्रोल वापस मेज पर रखा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। फिर वो तेज तेज कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। कौन है? दरवाजे के पास पहुंचकर उसने कदरे ऊंची आवाज में कहा, प्रिंस गाउदी। बाहर से बारीक सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। प्रिंस गाउदी? क्या मतलब? कौन प्रिंस गाउदी? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। और फिर वो एक ख्याल आते ही चौंक पड़ा। उसने बड़े बुखलाए हुए अंदाज में दरवाजे का लॉक हटाया, फिर एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर एक नौजवान खड़ा था जिसके चेहरे पर हमाकतों की आबशार बह रही थी और वो शक्ल सूरत से वाकई इंतहाई गाउदी मालूम हो रहा था। नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट थी और वो आंखें झपका झपका कर उसे देख रहा था। प्रिंस, आप यहाँ इस वक्त? नौजवान ने आने वाले नौजवान की तरफ आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा, जैसे उसकी आमद वाकई ही उसके लिए गैर मुतवक्के हो। क्यों? क्या किसी मेहमान की यहाँ आने का कोई टाइम मुकर्रर कर रखा है तुमने, या तुमसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? प्रिंस ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अंदर आ जाइए। नौजवान ने जबरदस्ती दांत निकालते हुए कहा। एक शर्त पर अंदर आऊंगा, प्रिंस ने कहा। कैसी शर्त? नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मुझे अपने साथ मुफ्त में रखोगे, खाना पीना भी मुफ्त होगा और मैं तुमसे जितनी बार भी चाय या कॉफ़ी मांगूंगा तुम उसका मुझसे कोई चार्ज नहीं करोगे, प्रिंस ने कहा। तो नौजवान बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे मंजूर है, आप आए, नौजवान ने कहा। तो प्रिंस सर हिलाता हुआ अंदर आ गया। नौजवान ने दरवाज़ा बंद करके लॉक किया, फिर वो मुड़कर प्रिंस के पीछे आ गया। आपने इतला तो दी होती तो मैं खुद आपको एयरपोर्ट पर रिसीव करने पहुंच जाता, नौजवान ने बड़े मौतबाना लहजे में कहा। दरवाज़ा खोल कर भी तो तुमने मुझे रिसीव ही किया है, कौन सा मुझे गोद में उठाकर अंदर लाए हो, प्रिंस ने मुंह बनाकर कहा। तो नौजवान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप जैसी शख्सियत को वाकई गोद में उठाकर तो क्या कांधों में भी बिठा कर लाया जा सकता है, नौजवान ने हंसते हुए कहा। आपका सामान कहाँ है? नौजवान ने पूछा। अभी मैंने ऐसा कोई रोग नहीं पाला है, प्रिंस ने मुंह बनाते हुए कहा। रोग?
क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। नौजवान ने हैरत भरे लहजे में कहा, तुमने मेरी बेगम के बारे में पूछा है ना? तो जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो फिर कैसी बेगम और कैसा सामान? प्रिंस ने कहा तो नौजवान पहले तो हैरत से उसकी शक्ल देखता रहा, फिर जैसे ही बात उसकी समझ में आई वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो समझ गया कि सामान से मुराद प्रिंस ने बेगम ली थी। मैं आपकी बेगम की नहीं, सफरी सामान की बात कर रहा हूँ, नौजवान ने हंसते हुए कहा। अरे बाप रे, क्या मैं अपना सामान साथ नहीं लाया हूँ? प्रिंस ने बुखलाकर बारी बारी अपने दोनों हाथ देखते हुए कहा। जब आप आए थे तो आपके हाथ खाली थे, नौजवान ने कहा। अरे बाप रे, सॉरी रेहान भाई, मैं भूल गया। बाहर टैक्सी वाला खड़ा है, सामान टैक्सी में है, उसे किराया देना है और मेरे पास किराए की रकम नहीं है, इसलिए मैंने टैक्सी वाले को बाहर ही रुकने का कहा है। तुम जल्दी से जाओ और उसे किराया देकर उससे मेरा सामान ले आओ, कहीं वो मेरा सामान लेकर भाग ही ना जाए, प्रिंस ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। ओ ठीक है, मैं लाता हूँ सामान, नौजवान ने कहा जिसका नाम रेहान था। फिर वो मुड़कर तेज तेज चलता हुआ बिरोनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जाने के बाद प्रिंस यूं मुंह चलाने लगा जैसे चुंगम चबा रहा हो। थोड़ी ही देर में रेहान वापस आ गया। उसके एक हाथ में छोटा सा सफरी बैग था जिसे आमतौर पर टूरिस्ट कांधे पर डालकर घूमते फिरते हैं। बस यही था आपका सामान? रेहान ने बैग इमरान के सामने रखते हुए कहा। नहीं, मैं 10-15 सूटकेस, इतना ही टीची केस और 7 ब्रीफ केसों के साथ अपना बोरिया बिस्तर भी बांध कर लाया था। और हाँ, उनके अलावा और भी बहुत कुछ था जो गांठों शक्ल में बंधा हुआ था, प्रिंस ने कहा। तो रेहान भी इख्तियार हंस पड़ा। ये सब कुछ आप एक ही टैक्सी पर रखवा के लाए थे? रेहान ने पूछा। नहीं, टैक्सी के पीछे 4 लोडर्स भी थे, प्रिंस ने कहा। तो रेहान खिलखिलाकर हंस पड़ा। महमूद बिन हसन के बारे में क्या रिपोर्ट है? प्रिंस ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। उसे यकलक संजीदा होते देखकर रेहान चौंक पड़ा। मैं उसकी निगरानी कर रहा हूं लेकिन मुझे उसमें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। वो रूटीन के तहत काम करता है और उसका रवैया भी सबके साथ पहले ही जैसा है, रेहान ने भी संजीदा लहजे में कहा। क्या तुम उसके लबो लहजे या शक्ल सूरत में कोई बदलाव महसूस नहीं किया? प्रिंस ने पूछा। जो जाहिर है इमरान ही था। नहीं, इसमें मामूली सा भी फर्क नजर नहीं आया मुझे, रेहान ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें इसकी फ़ोन कॉल्स टेप करने का कहा था, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैंने कोशिश की थी लेकिन वो ज़्यादातर सेलफोन का इस्तेमाल करता है और सेलफोन की रिकॉर्डिंग वैसे कैसे कर सकता हूँ, रेहान ने कहा। पर मुझे उसकी एक बात मशकूक जाहिर करती है, लेकिन एक बात मुझे परेशान भी ज़रूर कर रही है, रेहान ने कहा। कौन सी बात? इमरान ने पूछा। पहले वो ज़्यादा वक्त हेडक्वार्टर में गुजारता था लेकिन पिछले 2-3 दिनों से वो हेडक्वार्टर में कम ही नजर आता है और ज़ाती कामों का बहाना बनाकर कहीं चला जाता है। उसके बाद वो अगले दिन ही दिखाई देता है, वो भी हेडक्वार्टर में, रेहान ने कहा। तो क्या तुमने इस बात का पता नहीं चलाया कि वो कहाँ जाता है? इमरान ने चौंक कर कहा। मैंने 1-2 बार उसका ताकुब किया था लेकिन वो हेडक्वार्टर से सीधा अपनी रिहाइशगाह जाता है और फिर मैंने उसे रिहाइशगाह से बाहर आते नहीं देखा। अगले दिन वो रिहाइशगाह से ही हेडक्वार्टर रवाना होता है, वो भी अपनी मखसूस कार में, रेहान ने कहा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो हेडक्वार्टर में कम और अपनी रिहाइशगाह में ज़्यादा रहने लगा है, इमरान ने कहा। जी हाँ, रेहान ने जवाब दिया। फिर वो सारा दिन घर में करता क्या रहता है? उसकी तो फैमिली भी नहीं है, इमरान ने कहा। मालूम नहीं, मैं बाहर की हद तक तो उसकी निगरानी कर सकता हूँ लेकिन उसे घर के अंदर जाकर चेक नहीं कर सकता, वरना मैं आसानी से उसकी नज़रों में आ सकता हूँ, रेहान ने जवाब दिया। कितनी देर के लिए वो हेडक्वार्टर आता है? इमरान ने पूछा। पहले तो वो सुबह से शाम तक हेडक्वार्टर में ही रहता था, ज़रूरत के वक्त ही बाहर जाता था, लेकिन वो आजकल वो आता भी देर से है और 1 या 2 घंटे से ज़्यादा ऑफिस में नहीं गुजारता, रेहान ने कहा। इसके बावजूद तुम कह रहे हो कि उसकी सरगर्मियां मशकूक नहीं हैं, इमरान ने उसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए कहा। दफ्तर की हद तक या नॉर्मल निगरानी की हद तक वो मशकूक नहीं है। घर के अंदर वो कुछ करता हो तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन घर के अंदर भला उसकी सरगर्मियां क्या मशकूक हो सकती हैं, रेहान ने कहा। इसका मतलब है कि तुमने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया और महज उसकी नॉर्मल अंदाज में निगरानी करते रहे हो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जी हाँ, मुझे चूंकि उसकी चाल ढाल, बातों के अंदाज और रवैये में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसकी आम से अंदाज में निगरानी की, रेहान ने कदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा। तो तुमने मेरे अहकामात की कोई परवाह नहीं की। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी भरपूर अंदाज में निगरानी करना, लेकिन, इमरान ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। उसका गुर्राहट भरा लहजा सुनकर रेहान के चेहरे पर बुखलाहट उभर आई। सॉरी प्रिंस, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आप इसकी रिपोर्ट लेने के लिए बसाते खुद यहाँ आ पहुँचेंगे। मेरा इरादा था कि अगर वो मुझे मशकूक मालूम होता तो मैं उसकी 1-2 दिन मजीद इंक्वायरी करता और फ़ोन पर आपको इसके बारे में तमाम तफसील बता देता, रेहान ने परेशानी के आलम में कहा, जैसे वाकई उसे अपनी कोताही पर शर्मिंदा
شرمندگی کا احساس ہو رہا ہو۔ تمہاری یہ کوتاہی ناقابل برداشت ہے رہان۔ تمہیں میں نے خصوصی طور پر عقاب گروپ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے تاکہ اگر کوئی اس گروپ میں گڑبڑ کرے تو تم اس کے بارے میں مجھے رپورٹ دے سکو، لیکن تم نے میرے ہی احکامات ہوا میں اڑا دیے اور اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا تو پھر تم گروپ کی کیا مانیٹرنگ کرتے رہو گے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی، رہان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب کیوں ہوئی ہے تم سے کوتاہی؟ بولو، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ غلطی ہو گئی، آئی ایم ریلی ویری سوری، رہان نے سر جھکاتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ نہیں، یہ تمہاری غلطی نہیں، غیر ذمہ داری ہے رہان۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے محمود بن حسان کے پاس اپنے 2 آدمی بھیجے ہیں جنہیں اس نے اسرائیل پہنچانے کی ذمہ داری لی تھی۔ میں نے تمہیں بھی احکامات دیے تھے کہ جب تک محمود بن حسان میرے ساتھیوں کو اسرائیل نہ پہنچا دے تم نہ صرف خفیہ طور پر ان کی حفاظت کرو بلکہ ضرورت پڑنے پر ان کے ساتھ رہو گے، لیکن تم نے یہ سب بھی نہیں کیا۔ بولو، کیا نہیں کیا یہ تم نے سب؟ عمران نے گھٹراتے ہوئے کہا تو رہان کا رنگ بدل گیا۔ پچھلے چند روز سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا کہا تھا، رہان نے جواب دیا۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، عمران نے گھٹرا کر کہا تو رہان کے جسم میں یکلک تھرتھری سی دوڑ گئی۔ وہ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے سچ سننا ہے رہان، صرف سچ، عمران نے انتہائی سچ لہجے میں کہا۔ اگر آپ سچ سننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا، رہان نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں سرخ عقاب کو بلانا پڑے گا، اسے آنے دیں، پھر وہ آپ کو ساری حقیقت بتا دے گا، رہان نے کہا۔ کیسی حقیقت؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ میں نے کہا نا کہ اسے آنے دیں، پھر آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا، رہان نے اسی انداز میں کہا تو عمران غور سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے رہان کی آنکھوں میں عجیب پر اسرار سی چمک دکھائی دے رہی تھی، یہ چمک ایسی تھی جس کی پر اسراریت عمران جیسا انسان بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا وہ تمہارے کہنے پر یہاں آ جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، رہان نے اسبات میں سر ہلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، بلاؤ اسے، عمران نے کہا تو رہان نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیل فون نکال لیا، پھر وہ سیل فون پر نمبر پریس کرنے لگا۔ سیل فون کا سپیکر آن کر دو، عمران نے کہا تو رہان نے اسبات میں سر ہلا دیا، سیل فون کا سپیکر آن کر دیا۔ حسان بول رہا ہوں، رہان نے کہا۔ اوہ، تم رات کے وقت اس وقت فون کیوں کیا ہے؟ دوسری طرف سے محمود بن حسان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک ایمرجنسی ہے، رہان نے کہا۔ کیسی ایمرجنسی؟ محمود بن سلطان نے کہا۔ تم میرے فلیٹ میں آ جاؤ، پھر بتاؤں گا، رہان نے کہا۔ یہ میرے سونے کا وقت ہے حسام، صبح مجھے بہت سے ضروری کام ہیں، اس لیے مجھے پریشان مت کرو، فون پر ہی بتا دو کہ کیا ایمرجنسی ہے، محمود بن حسان نے اس بار قدرے ناگوار اور سخت لہجے میں کہا۔ برائٹ سٹار میرے پاس موجود ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، رہان نے کہا۔ برائٹ سٹار؟ کیا مطلب؟ برائٹ سٹار یہاں آیا ہوا ہے تمہارے پاس؟ محمود بن حسان نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں لو، تم خود بات کر لو اس سے، رہان نے اس سے سیل فون عمران کی طرف بڑھا دیا۔ حسام ٹھیک کہہ رہا ہے مسٹر حسنان، تم جلد یہاں پہنچو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ حسام اور حسنات اس کے کوڈز نام تھے جو وہ عام فون پر استعمال کرتے تھے۔ کتنی دیر میں پہنچو گے؟ عمران نے اسی انداز میں پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ لگیں گے، محمود بن حسان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اس نے رابطہ ڈسکنیکٹ کر دیا۔ یہ تم دونوں چکر کیا چلا رہے ہو؟ عمران نے سیل فون میز پر رکھ کر رہان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے فائدے کا ہی چکر ہے، رہان نے مسکرا کر کہا۔ فائدے کا چکر؟ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں، سرخ عقاب آ کر آپ کو سب کچھ بتا دے گا، رہان نے اسی انداز میں کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ اس کے آنے تک مجھے چائے پلا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، سوری، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا بھول گیا تھا، میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ لاتا ہوں اور ساتھ میں چائے بھی بنا لاؤں گا، رہان نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو کرنل اسکاٹ نے چونک کر میز پر پڑے ہوئے سیل فون کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے سیل فون اٹھایا۔ اس نے سیل فون کی سکرین دیکھی جس پر ایک مخصوص نمبر کا ڈسپلے ہو رہا تھا۔ نمبر دیکھ کر کرنل اسکاٹ کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کرنل اسکاٹ بول رہا ہوں، اس نے سیل فون آن کر کے کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سرخ عقاب بول رہا ہوں، تو اسی طرف سے سرخ عقاب کی آواز سنائی دی۔ جانتا ہوں، میں نے تمہارا نمبر دیکھ لیا تھا، بولو کیسے فون کیا ہے؟ کرنل اسکاٹ نے کہا۔ بڑا پرندہ میرے پاس پہنچ گیا ہے، دوسری طرف سے سرخ عقاب کی مسرت بھری آواز سنائی تھی تو کرنل اسکاٹ یکلخت اچھل پڑا۔ کیا یہ اصلی پرندہ ہے؟
कर्नल स्कॉट ने पूछा। हाँ, असली परिंदा के बारे में बताने के लिए ही तो मैंने तुम्हें कॉल की है, सुर्ख उकाब ने कहा। गुड शो, कब आया है वो? कर्नल स्कॉट ने पूछा। आधी रात के वक्त आया था, सुर्ख उकाब ने कहा। अब कहाँ है वो? कर्नल स्कॉट ने पूछा। मेरे जाल में फंसा कर पकड़ लिया है और अब जाहिर है वो मेरे पिंजरे में ही है, सुर्ख उकाब ने कहा। पिंजरा मजबूत है ना, कहीं वो उसे तोड़कर निकल तो नहीं जाएगा? कर्नल स्कॉट ने कहा। बेफिक्र रहो, मेरा पिंजरा इतना कमजोर नहीं जितना तोड़कर वो आज़ादी हासिल करे, सुर्ख उकाब ने कहा। मगर मैं उसकी कीमत इन 2 स्याह परिंदों से ज्यादा लूंगा जिन्हें मैंने पहले तुम्हारे हवाले किया था, सुर्ख उकाब ने कहा। मुझे मंजूर है, बड़े परिंदे के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूं, तो बस उसे एक बार मेरे पास लेकर आ जाओ, कर्नल स्कॉट ने बेकरारी से कहा। ठीक है, मैं 1 घंटे तक फ्रास्ट पहुंच जाऊंगा, तुम वहां से परिंदा पिंजरे समेत मुझसे हासिल कर लेना, सुर्ख उकाब ने कहा। ठीक है, मैं वहां आदमी भेज रहा हूं, तुम उनके साथ बड़े परिंदे को लेकर मेरे पास पहुंच जाना, यहाँ आते ही तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। उसके बाद ही दोनों का राब्ता मुनक़ता हो गया। कर्नल स्कॉट चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने सफ़ेद रंग का फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने लगा। कॉटर बोल रहा हूँ। राब्ता मिलते ही दूसरी तरफ से कॉटर की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने सर्द लहजे में कहा। ओह यस चीफ, कर्नल स्कॉट की आवाज़ सुनते ही कॉटर ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। कॉटर, तुम्हें अभी और इसी वक्त फ्रास्ट पहुंचना है। अली इमरान कब्रस पहुंच गया है और इस वक्त सुर्ख उकाब के कब्जे में है और वो उसे लेकर फ्रास्ट पहुंच रहा है। तुम तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर में जाओ और वहां से बेहोश अली इमरान और सुर्ख उकाब को यहाँ ले आओ, कर्नल स्कॉट ने कहा। ओह, क्या आपको यकीन है कि सुर्ख उकाब इमरान को वाकई ही हमारे हवाले कर देगा? कॉटर ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि मेरा ख्याल है कि सुर्ख उकाब आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कॉटर ने कहा। धोखा? क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा। उसने दौलत के हसूल के लिए इमरान के 2 साथियों को आपके हवाले किया था, जिन्हें मैं और अकाए हर तरफ तलाश करते फिर रहे थे। सुर्ख उकाब के बारे में आप जानते हैं कि उसका ताल्लुक पाक एशिया से है और वो फ़लस्तीनियों के साथ मिलकर न सिर्फ हमें बल्कि इसराइल की मुतअद्दिद एजेंसियों को भी नुकसान पहुंचा चुका है और सुर्ख उकाब के हाथों इसराइल के बेशुमार एजेंट्स हलाक हो चुके हैं। वो काफ़ी अरसे से मुसलसल इसराइल के खिलाफ काम करता चला आया है। फिर इसमें यकलख्त ये तब्दीली कैसे आ गई कि उसने न सिर्फ आपसे राब्ता किया बल्कि अज खुद दौलत के लिए पाकिस्तानी एजेंटों को आपके हवाले करने पर राजी हो गया और फिर उसने आपसे ये वादा भी कर लिया कि वो अली इमरान को कब्रस बुलाएगा और उसे भी बेहोश करके आपके हवाले कर देगा। मुझे ना जाने क्यों इस पर शक हो रहा है, कॉटर ने कहा। कैसा शक? कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। यही कि उसके दिल में यकलख्त इसराइल के लिए जज्बाए उल्फत कैसे जाग उठा कि वो इसराइल के सबसे बड़े और ख़तरनाक तरीन दुश्मनों को हमारे हवाले कर देगा, और ये कि वो मुसलमान होकर अपने मुसलमान भाइयों से गद्दारी कैसे कर सकता है। इसका बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें फ़लस्तीनियों समेत बहुत से मुल्कों के एजेंट काम करते हैं और इसराइल को नुकसान पहुंचाने के दर पे रहते हैं, कॉटर ने कहा। दौलत सबसे बड़ा लालच होता है कॉटर। दौलत के लिए आज का इंसान अपना ईमान तक बेच देते हैं। और फिर सुर्ख उकाब से मेरी डॉलर्स में डील हुई थी। जोसेफ और जवाना को मेरे हवाले करके उसने 10 लाख डॉलर लिए थे, जबकि इमरान के लिए उसने मुझसे 50 लाख डॉलर्स का कहा था और अब फ़ोन पर मुआवजा ज़्यादा करने का कह रहा था। और जब वो जोसेफ और जवाना को लाकर मेरे हवाले किया तो मुझे इस पर यकीन हो गया है कि वो वाकई दौलत का रिसिया है और ऐसे इंसान हमारे लिए बेहद काम आ सकते हैं। अगर आज वो इमरान को हमारे हवाले कर देता है तो फिर ये समझ लो उसके ज़रिए हम फ़लस्तीनी तहरीक को भी शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं चीफ, वाकई अगर सुर्ख उकाब हमारे साथ मिल जाए तो हम फ़लस्तीनियों को नाको चने चबवा देंगे और हमारे साथ उसके मिलने से उनकी तलाश में हमें ज़्यादा तगोदोबी नहीं करनी पड़ेगी। सुर्ख उकाब और उसका ग्रुप उन्हें ज़मीन की गहराइयों से भी निकाल कर ला सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सुर्ख उकाब, जो मुसलमान ख़ास तौर पर फ़लस्तीनियों का मसीहा समझा जाता है, हमारे साथ मिल गया है, कॉटर ने कहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें अकल तस्लीम नहीं करती, लेकिन वक्त आने पर यही बातें हकीकत का रूप धार लेती हैं। सुर्ख उकाब से मेरी बाकायदा डीलिंग हुई है और वो अहमक नहीं है, कर्नल स्कॉट ने मुंह बनाते हुए कहा। यस चीफ, कॉटन ने एक तवील सांस लेकर कहा। अब तुम फराग जाओ और इन दोनों को लेकर मेरे पास पहुंचो, हरी अप, कर्नल स्कॉट ने कहा। कितने अफराद को साथ ले जाऊं मैं? कर्नल कॉटन ने पूछा। क्या ज़रूरत है आदमी साथ ले जाने की? सुर्ख उकाब ने इमरान को बेहोश किया गया है और उससे साथ लो और बेहोश इमरान को हेलीकॉप्टर में डालकर ले आना, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, कॉटन ने जवाब दिया और कर्नल स्कॉट ने उसे चंद मज़ीद हिदायतें और रिसीवर को रिडर पर रख दिया। नॉनसेंस, मुझे अहमक समझता है। दुनिया में आज तक कोई ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जो कर्नल स्कॉट को धोखा दे सके। मैं इंसानी चेहरा और आंखें पढ़ना जानता हूँ। जब सुर्ख उकाब मेरे सामने आया तो मैं उसका चेहरा और आंखें पढ़ी थी, जिनमें सिवाय दौलत की हवस के सिवा कुछ नहीं था। अगर उसने मुझे धोखा देना होता तो जोसेफ और जवाना को लेकर मेरे पास ना आता और इमरान को पाकिस्तान से बुलाकर मेरे हवाले ना करता।
फिर एक नीले रंग का फोन सेट पर एक बल्ब जल बुझ रहा था, जिसका मतलब था कि उस सेट की घंटी बजी है। कर्नल स्कॉट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने मखसूस लहजे में कहा। डैनी बोल रहा हूँ चीफ, कंट्रोल रूम से। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बोलो, क्यों फोन किया है? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा। ब्लैक रूम से मुझे X3 का कॉशन मिल रहा है चीफ, डैनी ने कहा तो कर्नल स्कॉट भी इख्तियार उछल पड़ा। X3 क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ, मैं रूटीन के तहत हेडक्वार्टर की ग्रीन रे से चेकिंग कर रहा था। चेकिंग के दौरान मशीन से अचानक तेज सीटी सी आवाज निकलने लगी, जो इस बात का कॉशन दे रही थी कि हेडक्वार्टर के किसी हिस्से में वाइट X3 मौजूद है, जिसने फौरन मशीन को X3 ट्रेस पर लगा दिया और फिर मुझे X3 डिवाइस ब्लैक रूम में मिल गई, जहां 2 स्याह फार्म कैद थे। डैनी ने तफसील बताते हुए कहा। वाइट X3 ट्रैकर का काम करता है ना? कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, इस डिवाइस से किसी भी लोकेशन को आसानी से पता लगाया जा सकता है और जहां ये डिवाइस मौजूद हो वहां क्राइट X मिसाइल भी फायर किया जाता है, जो इस डिवाइस को फॉलो करता है और ठीक निशाने पर आकर हिट करता है। डैनी ने जवाब दिया तो कर्नल स्कॉट ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। क्या ये डिवाइस इन स्याहफार्मों में से किसी के पास है? कर्नल स्कॉट ने पूछा। नो चीफ, डिवाइस एक स्याहफार्म की कुर्सी के नीचे लगी हुई है। ये वही स्याहफार्म है जिसने कुर्सी के पाए की तारें तोड़ने की कोशिश की थी और करंट लगने से बेहोश हो गया था। डैनी ने जवाब दिया। वो दोनों तो बंधे हुए हैं, फिर वो कुर्सी के नीचे डिवाइस कैसे लगा सकते हैं? कर्नल स्कॉट ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओह, सुर्ख उकाब, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, जब स्याहफार्म करंट लगने से बेहोश हुआ था तो सुर्ख उकाब उसे चेक करने आगे आया था। उसने स्याहफार्म को चेक करते हुए उसकी मौजूदगी में निहायत चालाकी से काम लेते हुए डिवाइस उसकी कुर्सी के नीचे लगा दी थी। डैनी ने जवाब दिया तो कर्नल स्कॉट ने भी इख्तियार होंठ भींच लिए। इसने वो डिवाइस वहां क्यों लगाई है? कर्नल स्कॉट ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा। हो सकता है चीफ कि उसने हेडक्वार्टर को ट्रेस करने के लिए डिवाइस वहां लगाई हो, या फिर वो हेडक्वार्टर पर क्राइट X मिसाइल फायर करना चाहता हो कि डिवाइस की मदद से मिसाइल ठीक अपने टारगेट तक पहुंचे और हेडक्वार्टर तबाह हो जाए। डैनी ने अपना ख्याल पेश करते हुए कहा तो कर्नल स्कॉट का चेहरा यकलख्त मुतगय्यर हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि ये डिवाइस सुर्ख उकाब ने ही लगाई थी? कर्नल स्कॉट ने गुर्राते हुए कहा। यस चीफ, मेरे पास उसकी वीडियो मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। डैनी ने जवाब दिया। क्या आप भी वो डिवाइस वहां लगी हुई है? कर्नल स्कॉट ने उसी अंदाज में कहा। यस चीफ, मैंने डिवाइस ऑफ करने और उसे वहां से उतारने के लिए एलिसन को भेज दिया है। वो डिवाइस ऑफ भी कर देगा और उसे उतार कर मेरे पास भी ले आएगा। डैनी ने कहा। ठीक है, तुम इस डिवाइस को संभाल कर रखना और ग्रीन रे से मजीद सर्चिंग करो। हो सकता है कि ऐसी और भी डिवाइस यहाँ लगी हो। जहां जो भी डिवाइस मिले उसे फौरी तौर पर हटा दो, कर्नल स्कॉट ने तहमकाना लहजे में कहा। यस चीफ, डैनी ने कहा और कर्नल स्कॉट ने रिसीवर को रिटलर पर रख दिया। उसका चेहरा बिगड़ गया था और उसके चेहरे पर हैरत और गुस्से के तासुरात नुमायां हो गए थे। तो कॉटर का खदशा दुरुस्त था। सुर्ख उकाब मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है, कर्नल स्कॉट ने गुर्राते हुए कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर उसने मेज पर पड़ा हुआ सेलफोन उठाया और कॉटर को कॉल करने लगा। कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ कॉटर, कर्नल स्कॉट ने करख्त लहजे में कहा। यस चीफ, कॉटर ने मौतबाना लहजे में कहा। तुम्हारा ख्याल ठीक है कॉटर, ये सुर्ख उकाब मेरे साथ वाकई ही गेम कर रहा है, कर्नल स्कॉट ने गुस्से लहजे में कहा। ओह, कैसे पता चला? कॉटर ने चौंकते हुए कहा तो कर्नल स्कॉट ने उसे X3 डिवाइस के बारे में बता दिया। ओ, इसका मतलब है कि सुर्ख उकाब सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर ट्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, कॉटर ने चौंकते हुए कहा। हेडक्वार्टर ट्रेस करने के लिए? क्या मतलब? कर्नल स्कॉट ने चौंक कर कहा। चीफ, आपके एतमाद के बावजूद सुर्ख उकाब को हेडक्वार्टर में लाने से पहले मैंने इसकी आंखों में स्याह पट्टी बंधवा दी थी ताकि उसे इस बात का इल्म ना हो सके कि सुपर एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसके भरपूर अंदाज में तलाशी भी ली गई थी, लेकिन तलाशी के दौरान उसे कुछ बरामद नहीं हुआ था। इसके बावजूद वह हेडक्वार्टर में X3 डिवाइस लाने में कामयाब हो गया था। उसे शायद पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि हेडक्वार्टर की लोकेशन उससे छुपाई जाएगी, लेकिन उसने जोसेफ जवाना को मेरे हवाले किया है। इस बात को तुम किस खाने में फिट करोगे? कर्नल स्कॉट ने गुर्राते हुए कहा। हो सकता है कि असली जोसेफ जवाना ना हो, कॉटर ने कहा तो कर्नल स्कॉट बुरी तरह से उछल पड़ा। ओह, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसने यकीनन अपने 2 आदमियों को इंतखाब किया होगा जिनके कदकाठ जोसेफ जवाना जैसे होंगे। इसलिए उसने कहा था कि जब तक मैं इमरान को ना ले आऊं, इन दोनों को मैं जिंदा रखूं। वो इन दोनों को इमरान को काबू करने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, उसने सोचा होगा कि जब वो अगली बार आएगा तो इमरान उसके साथ ही साथ आएगा, तो वह हेडक्वार्टर में दाखिल होते ही हर तरफ तबाही मचा देंगे और कैद में मौजूद अपने इन 2 आदमियों को भी आज़ाद करा के ले जाएंगे और आपसे ब्लू डायमंड भी हासिल कर लेंगे, कॉटर ने कहा। हाँ, यही उसकी प्लानिंग मालूम होती है। ओ गॉड, ये सुर्ख उकाब किस कदर खतरनाक और शातिर इंसान है।
अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने हेडक्वार्टर को वाकई ही मुश्किल में डाल दिया है। वाइट X3 डिवाइस ऑन थी। अब तक इस डिवाइस की मदद से वो हेडक्वार्टर की लोकेशन ट्रेस कर चुके होंगे। कर्नल स्कॉट ने होठ चबाते हुए इंतहाई बेचैन लहजे में कहा। यस चीफ, ऐसा होना नागुज़ीर है, कॉटन ने जवाब दिया। बहरहाल अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुर्ख उकाब यही समझ रहा होगा कि मैंने उसको डॉज दे चुका हूँ। वो जो कहेगा मैं आंखें बंद करके उसकी बात का यकीन कर लूंगा, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, कॉटन ने कहा। फिर उसका डॉज उस पर उलटना चाहता हूँ। वो इमरान को यहाँ जिस मकसद के लिए भी ला रहा है, मैं चाहता हूँ कि उससे ना रोका जाए। मेरा मकसद इमरान की हलाकत है, जिसे मैं हर सूरत में पूरा करूँगा। तुम ऐसा करो कि फ्लास्क अकेले ना जाओ, अपने साथ कमांडोस ले जाओ और सुर्ख उकाब जैसे ही इमरान को लेकर वहाँ आए, उसे गोली मारकर इसे इमरान को छीन कर ले आना। लेकिन ये याद रहे कि इमरान बेहोशी की हालत में हो, ताकि तुम जैसे उसे यहाँ लाओ मैं उसे अपने हाथों से गोली मार सकूँ, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस जी, मैं उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करूंगा, कॉटर ने कहा। गुड लक, मैं तुम्हारी कामयाबी का मुंतज़िर रहूंगा। जैसे ही तुम इन दोनों को काबू करोगे मुझे फौरन इत्ला कर देना, कर्नल स्कॉट ने कहा। यस चीफ, कॉटर ने कहा। तो कर्नल स्कॉट ने उसे चंद मजीद हिदायत देकर फ़ोन बंद कर दिया। सुर्ख उकाब की ये जुर्रत कि वो मुझे धोखा दे, मैं उसके टुकड़े उड़ा दूंगा, उसकी पोटियां नोच लूंगा। फिर वो दूसरी तरफ से एक कॉल आने का इंतज़ार कर रहा था। इस इंतज़ार में वो कभी सामने पड़ी हुई फाइल पढ़ने लगता, कभी बेचैनी के आलम में कुर्सी के पुष्ट से टिक लगाकर आंखें बंद कर देता। जब उससे कुल चैन ना आता तो वो कुर्सी से उठकर दोनों पुष्ट पर बांधकर इंतहाई बेचैनी के आलम में इधर उधर टहलने लगता। 1 घंटा हो गया है, अभी तो कॉटर की कॉल क्यों नहीं आई? कर्नल स्कॉट ने रिस्ट वॉच देखकर इंतहाई बेचैनी और परेशानी के आलम में कहा। उसी बेस पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो कर्नल स्कॉट तेजी से फ़ोन की तरफ झपटा। नीले रंग के फ़ोन सेट की घंटी बजी थी। यस, कर्नल स्कॉट बोल रहा हूँ, कर्नल स्कॉट ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते ही तेज लहजे में कहा। डैनी बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से कंट्रोल रूम के इंचार्ज डैनी की आवाज़ सुनाई तो कर्नल स्कॉट चूंकि बैठा हुआ था तो चौंक पड़ा, क्योंकि डैनी के लहजे में बेहद परेशानी और खौफ का अंसर था। क्या हुआ, तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? कर्नल स्कॉट ने करख्त लहजे में कहा। सियाफाम ब्लैक रूम से भाग गए हैं चीफ, दूसरी तरफ से डैनी ने बड़े बुखलाए हुए लहजे में कहा। तो कर्नल स्कॉट को यूं महसूस हुआ जैसे डैनी ने सियाफामों के ब्लैक रूम से भागने का कहकर उसके सर पर हथौड़ा मारा हो। वो सियाफाम भाग गए? क्या मतलब? कहाँ भाग गए हैं और कैसे भाग गए हैं? कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। मैं नहीं जानता चीफ, आपकी हिदायत थी कि मैं उन्हें वक्तन फ़ौक्तन चेक करता रहूं। जब मैंने इस कमरे में X3 डिवाइस ट्रेस की तब वो कमरे में मौजूद थे और मैंने वहां एलिसन को भेजा था, जो सियाफाम की कुर्सी के नीचे लगी हुई डिवाइस उतार कर ले आया था और मैंने इस डिवाइस को ऑफ कर दिया था। उसके बाद मैंने पूरे हेडक्वार्टर की ग्रीन रेस से चेकिंग की, लेकिन हेडक्वार्टर में सिवाय इस डिवाइस के और कोई डिवाइस मौजूद नहीं था। 1 घंटे बाद मैंने दोबारा ग्रीन रेस से चेकिंग की तो जब मैंने ब्लैक रूम को चेक किया तो ये देखकर चौंक पड़ा, जिन राड्स वाली कुर्सियों में सियाफाम जकड़े हुए थे वो खाली हैं। ये कैसे हो गया? वो राड्स वाली कुर्सियों से आज़ाद कैसे हो गए और अब कहाँ हैं? कर्नल स्कॉट ने इंतहाई हकलाहट भरे लहजे में कहा। मैं नहीं जानता चीफ, मैंने उन्हें हेडक्वार्टर में हर जगह चेक किया है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा। पास कार्ड्स की वजह से ग्रीन रेस उनकी चेकिंग नहीं कर रही है, डैनी ने कहा। ब्लैक रूम की वीडियोस चेक करो। नॉनसेंस, देखो वो राड्स वाली कुर्सियों से कैसे आज़ाद हुए हैं और कहाँ गए हैं। ब्लैक रूम के साथ साथ हेडक्वार्टर के तमाम हिस्सों की वीडियोस चेक करोगे तो वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उन्हें ढूंढो, हर हाल में ढूंढो। अगर उन्हें जल्द से जल्द ना ढूंढा गया तो वह हेडक्वार्टर में तबाही फैला देंगे, कर्नल स्कॉट ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। यस जी, मैं अभी चेक करता हूँ, डैनी ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। हेडक्वार्टर के हर हिस्से में मुसल्लह अफराद भेज दो और मेरी तरफ से उन्हें हुक्म दो कि उन्हें जोसेफ और जवाना कहीं भी दिखाई दें वो उन्हें गोलियां मार दें, कर्नल स्कॉट ने उसी तरह से चीखते हुए कहा। यस जी, मैं अभी अहकाम दे देता हूँ, डिप्टी ने कहा। तो कर्नल स्कॉट ने रिसीवर को रिले पर पटक दिया। उसका चेहरा गैसों का सबसे सुर्ख हो रहा था। गुस्से के बावजूद उसके चेहरे पर परेशानी और खौफ के तासुरात दिखाई दे रहे थे, जैसे जोसेफ और जवाना के ब्लैक रूम से गायब होने का सुनकर उसे ज़बरदस्त शौक लगा हो। अभी उसने रिसीवर रखा ही था कि उसी लम्हे सेल फोन की घंटी बज उठी। कर्नल स्कॉट ने झपड़ कर मेज़ पर पड़ा हुआ सेल फोन उठाया। फिर उससे पहले कि उस सेल फोन की स्क्रीन को डिस्प्ले देखता, उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका इस कदर तेज था कि धमाके की आवाज़ सुनकर कर्नल स्कॉट के हाथ से सेल फोन निकलकर नीचे गिर गया। वो तेजी से मुड़ा, फिर उसकी आंखें हैरत और खौफ से फैलती चली गई। उसका रंग यकलख्त हल्दी की तरह सर्द हो गया था, जैसे उसने मौत का चेहरा देख लिया हो।
तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ गद्दारी कर रहा हूँ। महमूद बिन हसन ने इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस बात का मुझे यकीन तो नहीं कि तुम जैसा इंसान भी गद्दार हो सकता है, लेकिन हालात जो ज़ाहिर कर रहे हैं उससे तुम शक के दायरे में तो आते हो। इमरान ने कहा तो महमूद बिन हसन भी इख्तियार हंस पड़ा। वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था और इमरान को रहान के फ्लैट में देखकर हैरान रह गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन आपसे या मुसलमानों से कभी गद्दारी का सोच भी नहीं सकता, महमूद बिन हसन ने कहा। तो फिर तुमने जोसेफ और जवाना को कर्नल स्कॉट के सुपुर्द क्यों किया है? इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, press the bell icon